हाँ, तो मैं लगभग 35 साल के बाद, मतलब फॉर्मली 35 साल के बाद ही आया हूँ। और कल रात को हमारे बैच की, यानी 1990 के बैच के जो विद्यार्थी थे, करीब पिछले 1 महीने से हम लोग व्हाट्सएप पे जुड़ने शुरू हुए इसी प्रोग्राम की वजह से। तो 80 दोस्त हमारे इकट्ठे हो गए और हमने कल एक दिन पहले इससे एक गेट टुगेदर रखा। कल करीब 40-50 दोस्त हमारे इकट्ठे हुए और 35 साल बाद हुए। तो वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आज हमें आ रही है। फिर इसी स्कूल में मैंने, यहीं जो इसके बाहर पहला क्लासरूम है, वहीं में पढ़ता था 12वीं क्लास में। तो कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, अपने घर आना वापस, इसको कैसे शब्दों में कहा जा सकता है। सर, एनईपी की दो खास बातें, दो ऐसी बातें जो परिवर्तन योग्य हैं, जिनमें बदलाव की आवश्यकता है, आप क्या कहेंगे? एनईपी में, हाँ सर। मतलब एनईपी पर मैं भी स्कूल पे क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं बहुत एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि कॉलेज में वहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में एग्जिट पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम वो कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में काफ़ी हद तक लागू हो भी गया है। स्कूल में मुझे ये आइडिया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में करने की बात उसमें है। मेरा हमेशा से मानना है कि शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। तो ये एनईपी की काफ़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से। सर, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने में सरकारें सफल हों, यह कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, शिक्षा का अकेला उद्देश्य रोजगार नहीं है, पर एक बड़ा उद्देश्य तो रोजगार है ही। और सरकार से जो बच्चे उम्मीद करेंगे या पेरेंट्स उम्मीद करेंगे, वो तो रोजगार की करेंगे ही करेंगे। तो हाँ, सरकार के हिसाब से शिक्षा और रोजगार में बड़ा गहरा संबंध होना चाहिए। मेरा मानना है कि प्राइमरी एजुकेशन जो 10वीं क्लास तक की है, उसका मूल उद्देश्य रोजगार ना होकर के एक जिम्मेदार नागरिक का विकास करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, जिज्ञासा का विकास हो जाए तो प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। 11वीं 12वीं में एक वोकेशनल एजुकेशन जैसा, कि बच्चे को ये पता लग जाए कि किस फील्ड में मुझे आगे जाना है, कॉमर्स में जाना है कि साइंस में जाना है कि आर्ट्स में जाना है। लेकिन उसके बाद की जो शिक्षा है उसका संबंध रोजगार से ज़्यादा होना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि आईटीआई के माध्यम से या और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट पे काम अभी सरकार कर भी रही है, लेकिन उसको और थोड़ा गंभीर करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने लिखने के बाद वो टूट जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार नहीं मिलता है, इस प्रकार की उम्मीदें जता के चलते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, 2 संदेश हैं। पहला तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी सरकार, उसके लिए संभव नहीं है कि सभी को रोजगार दे सके, ये संभव ही नहीं। जब तक हम नौकरी करने वाले माइंडसेट में रहेंगे, सरकारें हमें रोजगार नहीं दे पाएंगे। क्योंकि भारत में अगर हम सरकारी लोगों को देखें तो सारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत हो, सबकी सारी नौकरियां मिला लेंगे तब भी उनकी संख्या 2 करोड़ के आसपास ही है। 2 करोड़ नौकरियां हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग भी मान लें तो 10 करोड़ ही हुए। 150 करोड़ लोगों में से 10 ही करोड़ ऐसे हैं जिनके घर में किसी के पास सरकारी नौकरी हो सकती है। 140 करोड़ के पास तो हो नहीं सकती है। फिर जैसे जैसे एआई आगे बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ने की संभावना कम है, कमी होने की संभावना है। जैसे अग्निवीर योजना थी, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि भविष्य में युद्ध जो होंगे वो तकनीक से होंगे, मनुष्यों की भूमिका उसमें कम होने वाली है। तो सरकार को 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम यह है कि जहाँ जहाँ नौकरी देना संभव है वहाँ ज़रूर दें। जैसे टीचिंग में, हर स्कूल में अच्छे टीचर्स हों, सरकारी हो, प्राइवेट स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, ये बहुत सारे पद खाली हैं, उस पर काम होना चाहिए। सिविल सेवाओं में जहाँ जहाँ जितने पदों की ज़रूरत है उस पर काम तुरंत होना चाहिए और एक निश्चित कैलेंडर के साथ होना चाहिए। जैसे एसएससी में कई बार पेपर लीक हुआ, नौकरी नहीं मिल पाई बच्चों को, तो परेशान होते हैं। अगर एक तय शेड्यूल हो कि हर साल लगभग इतनी वैकेंसी आएंगी, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको परेशानी नहीं होती है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होने चाहिए जो नौकरी मांगने वाले ना हो, नौकरी देने वाले बने, उद्यम करें, स्टार्टअप करें। और अगर आप नौकरी लेने की बजाय 10 या 20 या 100 नौकरियां दे सकते हैं तो आपकी भूमिका समाज में ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो मैं तो आजकल बच्चों से ये कहता हूँ कि नंबर 1 पे है अपना उद्यम या स्टार्टअप, नंबर 2 पे है आईएएस या सिविल सेवाएं, और फिर बाकी जो आपका रुझान है, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, वो जो कुछ भी करना हो वो करना चाहिए आपको। उसके बाद एआई को किस तरह देखते हैं आगे भविष्य को लेके, बच्चों की शिक्षा में उसको फायदे होंगे या
एआई बहुत बड़े कमाल करने वाली है अगले 10 से 15 साल में, बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करने वाली है। दोनों बातें ठीक है। कमाल ये है कि कस्टमाइज एजुकेशन हर बच्चे को उपलब्ध हो जाएगी मेरे ख्याल से 10-15 साल में। हर बच्चा अपने फ़ोन पे या किसी और डिवाइस पे या स्कूल के अंदर ऐसे रोबोटिक टीचिंग असिस्टेंट्स होंगे जो उस बच्चे की डेवलपमेंट के हिसाब से उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, सबका लेवल अलग अलग है, तो सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सके, ये कस्टमाइजेशन पहली बार संभव होगा एआई की मदद से। ये हो जाएगा 10-15 साल में, बहुत आराम से हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको दुनिया में कहीं भी घूमना है, आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है, अब एआई की वजह से आप सारी भाषाओं से टच में रह पाएंगे, ये फ़ायदा होगा। रिसर्च जो होने में हज़ारों साल लगते थे, उतनी रिसर्च एक एक साल में होगी, ये अभी से दिखना शुरू हो गया। और जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग आगे बढ़ेगी, अभी तो एक्सपेरिमेंटल फेज में है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 10-20 साल में क्वांटम कंप्यूटिंग व्यावहारिक स्तर पे काम करने लगेगी, और वो जिस दिन काम करेगी वो पूरी सभ्यता के इतिहास के टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो बहुत बड़े कमाल होने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि नौकरियां बहुत सारी छिन सकती हैं। मेडिकल रिसर्च बहुत फास्ट होगी, तो जिन क्षेत्रों में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जैसे डॉक्टर बहुत सारे चाहिए, तो हर गांव में ऐसे रोबोटिक डॉक्टर्स जो वहाँ पर हैं, सारी लेटेस्ट जानकारी उनके पास है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, गांव की भाषा बोल सकते हैं, उसी लहजे में बोल सकते हैं। किसी मरीज को दिक्कत हुई, उसके पास जाके सिर्फ बोल के बताना है कि मुझे ये हो रहा है, और वो इलाज बता देगा। ये स्थिति आ जाएगी 10-15 साल के अंदर आ जाएगी। तो जहाँ हमें लोग चाहिए नहीं मिल रहे, वहाँ तो फ़ायदा फ़ायदा है। पर कई ऐसे रोज़गार खत्म होंगे जो भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे क्लरिकल काम जो है, अकाउंटिंग के बेसिक काम हैं, वो खत्म हो सकते हैं। एआई से जुड़े हुए रोबोट्स आने के बाद कई मैकेनिकल काम खत्म हो सकते हैं। ये सब खतरे हैं, निश्चित रूप से हैं, पर वो दुनिया के हर देश के सामने हैं। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि आगे चल के सारे देशों की सरकारें प्रत्येक नागरिक को एक भत्ता, जिसको यूबीआई कहते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं, वो देना शुरू करेंगे, ताकि किसी को कष्ट ना हो। उत्पादकता इतनी बढ़ जाएगी कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी, और 10-15 साल की उठापटक के बाद चीज़ें स्थिर होने शुरू होंगी। मिसयूज से कहीं ना कहीं यही का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कहीं ये बात क्या चीज़? मिसयूज भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है सर, यही का हाँ, कोई भी नई तकनीक आती है तो लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। कई लोग अच्छा यूज़ करते हैं, कई मिसयूज़ करते हैं। तो मिसयूज़ तो अभी दिखेंगे हमें। कम से कम 15-20 साल बहुत ही हलचल वाले रहने वाले हैं, उसके बाद शायद चीज़ें सेटल डाउन हो पाएंगी। कोरोना काल के बाद ऑनलाइन पढ़ाई का चलन चला, जी। उससे बच्चे मोबाइल की तरफ भी जरूरत पड़ी, लेकिन सोशल मीडिया के चलते बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उससे क्या सावधानी पेरेंट्स को? जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी एक कदम उठाया है कि सोशल मीडिया 16 साल के बच्चों के लिए बैन कर दिया, 16 साल तक। मेरा ख्याल है कि आगे चल के हर देश को कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, उठाने भी चाहिए। तो बच्चों को शिक्षा के लिए सोशल मीडिया मेरे ज़रूरी है। इसका एक तरीका ये है कि जैसे यूट्यूब किड्स नाम से एक चैनल है, यूट्यूब एजुकेशन एक चैनल बन सकता है, मतलब प्लेटफॉर्म बन सकता है, वो बच्चों को उपलब्ध हो, जहाँ पर केवल पढ़ाई लिखाई की वीडियोज़ हो। ऐसे इंस्टाग्राम एजुकेशन है तो वो बच्चों को उपलब्ध हो। लेकिन सोशल मीडिया के जो दबाव हैं, अपनी फ़ोटो डालना, वीडियो डालना, फिर उस पर लाइक नहीं आ रहे तो तनाव हो रहा है, किसी ने कुछ गलत कमेंट कर दिया तो एंग्जाइटी नहीं झेल पा रहे हैं, उन सब चीज़ों से बच्चों को बचाना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। या तो बैन जैसा कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसा, या फिर यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसे नए चैनल्स डेवलप करें जो बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ के बारे में हो, बाकी विषयों पे ना हो। सर नशे को लेकर जो युवा पीढ़ी है जो आजकल, किसको लेकर? नशे को लेकर। नशे को लेकर। तो सर क्या उनको एक सलाह देना चाहेंगे जो किस प्रकार जो अपनी है पावर है उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर जाए? मैंने तो आज भी बच्चों को यही सलाह दी है कि नशा कोई भी बच्चा आमतौर पर इसलिए करता है कि वो अपने पीयर ग्रुप के प्रेशर को झेल नहीं पाता है। उसके पीयर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो उसको उकसाता है, और वो उकसावे में आ जाता है। तो बेसिकली बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए कि वो किसी के उकसावे में ना आए, और उनको ये समझदारी हो कि ड्रग्स उनको केवल नुकसान करेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसे हर कार्यक्रम में कुछ ऐसी केस स्टडीज़ बच्चों को बताता हूँ जहाँ ड्रग्स की वजह से किसी बच्चे का जीवन खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी केस स्टडीज़ बार बार जब बच्चे सुनते हैं तो उनका दिमाग भी इन बातों को एक्सेप्ट करता है, और जब कोई आसपास पीयर ग्रुप से प्रेशर बनता है तो वो उसको झेलने में और जवाब देने में समर्थ हो पाते हैं।
मेरे ख्याल से हर स्कूल को अब EI जैसी चीज़ें, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि बच्चों में दबाव झेलने की ताकत ज़्यादा आ सके। सर भिवानी जो है उसको खेल नगरी के तौर पे नाम हाँ, दिया हाँ। जैसे मीडिया ने, दूसरा नाम छोटी काशी के रूप में, कौन सा नाम आप बेहतर मानते हैं? मैं जब तक यहाँ था तो ये जो भीम स्टेडियम है उस समय बनना शुरू हुआ था, बल्कि बन गया था। मैं भी जिमनास्टिक्स का प्लेयर रहा हूँ, मतलब भिवानी ज़िले की टीम में भी रहा हूँ स्कूल लेवल पे। तो भीम स्टेडियम में हम खेलते थे और हमने उसी समय से ये देखना शुरू किया था कि खेलों को लेकर रुझान अलग ही किस्म का है। तो छोटी काशी वाला मामला मेरी जानकारी में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन भिवानी खेलों की राजधानी है ये मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि हरियाणा की एक पहचान है खेलों की दुनिया में, और ये ज़रूर है कि अभी कुछ ही खेलों की दुनिया में, जैसे बॉक्सिंग में हम हैं, कुश्ती में हम हैं, अभी कुछ और खेलों में भी आना शुरू हुए हैं। तो मेरी इच्छा है कि चेस जैसे खेलों में भी हरियाणा आगे बढ़े, उसे भिवानी की भूमिका भी अच्छी हो सकती है। तो मैं खेलों की नगरी के रूप में और खेलों में देश के सबसे समृद्ध शहर के रूप में भिवानी को ज़्यादा देखता हूँ। सर आपने अग्निवीर योजना का जिक्र किया, भिवानी में आमतौर पे सुबह माइनिंग का एरिया तो ट्रक चलते थे 30-35 की स्पीड में, सुबह रात को लोड हो जाते थे, तो उनके आगे आगे बच्चे प्रैक्टिस करते थे बेल्ट की नौकरी, हाँ, हाँ। आर्मी की होगी, पुलिस की होगी। अब वो बच्चे कम दिखते हैं, बहुत कम होता है, ऐसी रिपोर्टिंग भी हम नहीं कर पाते, वो खेलने का प्रचलन कम हुआ है। अग्निवीर योजना को इसको पीछे हमारा लोकल लेवल में माना, आप क्या मानते हो सर? आप इस योजना हो सकता है, क्योंकि अग्निवीर योजना के बाद से ये हुआ है कि अब सेना की नौकरियां केवल एक तो सीमित हो गई हैं, फिर 4 ही साल के लिए रह गई हैं। 4 साल के बाद उनमें से 25% लोगों को ही सेना में परमानेंट नौकरी मिलती है। पर अच्छी बात ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राज्यों ने कोशिश की है कि राज्यों की पुलिस में या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिल रही है जो अग्निवीर से आए हैं। तो अगर सरकारें थोड़ा सा अग्निवीर वालों को प्राथमिकता दें पुलिस वगैरह अर्धसैनिक बलों में, तो वो एक जुनून फिर से पैदा हो सकता है। और उसमें एक अच्छी बात है कि इसी बहाने बच्चे स्वस्थ रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उसका अपना आनंद तो है ही। सर कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों में तनाव भी बढ़ रहा है, अक्सर 1-2 नंबर की वजह से सुसाइड की केसेस, ये गंभीर विषय कहीं ना कहीं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से इस तनाव से बच्चे निकल सकते हैं? मैं तो बच्चों को भी कहता हूँ, पेरेंट्स को भी कहता हूँ, अध्यापकों को भी कहता हूँ कि यही सीखना सिखाना है कि ज़िंदगी एक प्रतियोगिता से बहुत बड़ी है और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो किसी एग्ज़ाम में फेल हुए और ज़िंदगी में उस प्रतियोगिता से ज़्यादा सफल हुए। तो ऐसे बहुत लोग हैं, IAS नहीं बने तो फिल्म स्टार बन गए, डायरेक्टर बन गए और बड़े हो गए। तो अगर एक एग्ज़ाम आपका सफल ना भी हो तो ये मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़िंदगी रुक गई। हो सकता है कि उससे बड़े मौके आपको ज़िंदगी देने वाली है, और मैंने ऐसे कई केस स्टडीज़ देखी हैं। आज के वर्तमान सर प्लीज